नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने हम उपस्थित हुए हैं। आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी मस्ती प्रधान सर पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार में देखिएगा हम लोग अलंकार में शब्द अलंकार पढ़ रहे थे और शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेद पर हम लोग बात कर रहे थे और भेद में भी दो भेद हो गया था, छः का वृत्यानुप्रास हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लाटानुप्रास। आइए देखते हैं लाटानुप्रास क्या है। लाटानुप्रास 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 की परिभाषा यही है दोस्तों। लाटानुप्रास की परिभाषा है कि जहां किसी काव्य पंक्ति में शब्द अथवा वाक्य का दोहराव होगा। वाक्य का दोहराव उसी अर्थ में होना चाहिए, उसी अर्थ में, उसी अर्थ में होना चाहिए। परंतु अन्वय करने पर भावार्थ बदल जाए, भावार्थ बदल जाए। वहां लाटानुप्रास होता है। जैसे कि दोस्तों देखिएगा, हम लोग कहेंगे, देखिए समझना ये है कि उस शब्द और ये वाक्य है, ये शब्द और वाक्य का तो दोहरा होगा, उसी अर्थ में होना चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए, लेकिन अन्वय करने पर भावार्थ बदल जाए उसके। क्या? उसके भावार्थ बदल जाए। जैसे कि देखिएगा, उदाहरण के तौर पर देखिएगा, रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। देखिए यहां पर क्या है कि देखिए शब्द की बात कर रहा है। देखिए शब्द का दोहरा हुआ है, इधर रोको है, इधर भी आया है। देखिएगा रोको इधर भी आया है, इधर भी, दोनों तरफ आया कि नहीं आया है? दोहरा हुआ है कि नहीं? शब्द का दोहरा हुआ है कि नहीं? शब्द का दोहरा हुआ है। देखिए वाक्य का भी दोहरा हुआ है ना, वाक्य का भी दोहरा हुआ है। रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, वाक्य का भी दोहरा हुआ है, लेकिन कह रहा है दोहरा उसी अर्थ में होना चाहिए, मतलब अर्थ वही होना चाहिए। रोको तो रोको, मत मत, जाने दो, अर्थ भी वही होना चाहिए, लेकिन अन्वय करने पर, परंतु अन्वय करने पर भावार्थ बदल जाए। क्या? भावार्थ, उसका जो भाव है वो बदल जाए।
ठीक है ना, भाव बदल जाना चाहिए। जैसे कि देखिए हम अन्वय कर रहे हैं यहां पर, उसे रोको मत, यहां हम कर दे रहे हैं। देखिए कामा हमने यहां लगा दिया। अगर मान लीजिए आपके घर पर कोई मेहमान आया हुआ है और वह मेहमान ठीक नहीं है ना, ज़्यादा समय आपका नुकसान कर रहा है, इसलिए आपके पिताजी कहते हैं कि रोको मत, अर्थात उसे रोकिए मत, जाने दो, उसे चले जाने दो, उसे रोको मत, जाने दो। लेकिन अगर वही मेहमान आपका अच्छा है तो आप कहेंगे रोको, पिताजी कहेंगे रोक लो उसे, रोको, मत जाने दो। क्या करो? मत जाने दो, अर्थात उसे जाने मत दीजिए। देखिए अर्थ वही है, केवल कामा लगा देने से उसका भाव चेंज हो गया, पूरा भाव ही बदल गया, इसलिए यहां पर लाटानुप्रास है। और लाटानुप्रास, एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न कि यह लाटानुप्रास ठीक यमक का उल्टा होता है, यह जो है यमक का उल्टा होता है। यमक का उल्टा अलंकार होता है। अगर आपसे पूछे कि यमक का ठीक उल्टा अलंकार कौन है, तो लाटानुप्रास है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिएगा अगला उदाहरण देख लेते हैं हम लोग हैं। दूसरा उदाहरण, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात देखिएगा यहां पे मनुष्य यहां भी आया है और मनुष्य यहां भी आया है, दोनों जगह मनुष्य आया, दोनों का अर्थ होता है इंसान। दोनों का अर्थ इंसान ही है, लेकिन थोड़ा सा देखिए मनुष्य वही है, कभी कह रहा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए भी आ गया इसमें, मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्यता के लिए मरे, या मानवता के लिए, बात वही मानवता के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मानवता के लिए मरे या मनुष्यता के लिए मरे, मनुष्य वही है, दोनों का अर्थ इंसान ही है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर लाटानुप्रास हो जाता है, अर्थ वही है, केवल भाव बदल जाता है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं अगला उदाहरण। अगला लाटा का ही है, लाटा का ही है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए पूत पूत सपूत थोड़ा सा अंतर है एक वर्ड में, तो क्यों धन संचय, शब्द का दूरा भी हो गया है, वाक्य का भी लगभग में शब्द दूरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ लाटानुप्रास हो गया। और देखिए अगर ये कवि हैं कह रहे हैं कि पूत, क्या पूत सपूत, स मिस होता है सुंदर, पुत मिस पुत्र, अगर पुत्र सुंदर है, अच्छा है, गुणवान है, तो क्यों धन संचय,
धन संचय, अर्थात हम क्यों धन इकट्ठा करेंगे? वह खुद कमा लेगा, खा लेगा अपने पैसे। अगर मेरा पुत्र अच्छा है, लायक है, तो हम क्यों धन इकट्ठा करेंगे? वह खुद कमा लेगा। लेकिन दूसरी पंक्ति देखिए, पूत का पूत, क मिस होता है बुरा, पूत मिस पुत्र। अगर पुत्र बुरा है तो क्यों धन संचय? संचय मिस होता है इकट्ठा करना। तो काहे के लिए हम धन इकट्ठा करेंगे? वो तो सारा धन नुकसान कर जाएगा, बेच देगा, गांजा पी जाएगा, हीरोइन पी जाएगा, चरस पी जाएगा, दारू पी जाएगा। इसलिए कवि का कहना है कि अगर मेरा पुत्र अच्छा है तो काहे के लिए हम धन इकट्ठा करेंगे, और मेरा पुत्र बुरा है तो काहे के लिए धन इकट्ठा करेंगे? अगर अच्छा है तो कमा खा लेगा, अगर बुरा है तो सारा बेच देगा, घर द्वार सब बेच देता है, बेच देगा ना। तो यहां पर देखिएगा, इसी की वजह से लाटानुप्रास है, वाक्य और शब्द का दोहरावा उसी अर्थ में, अर्थ वही है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, स में सुंदर, क में बुरा हो गया, इतना ही से इसका भाव चेंज हो जाता है। ठीक है ना। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग हैं। लाटा का ही है, पी निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताही। ठीक। प्रिय का अर्थ होता है प्रियतम, निकट का अर्थ होता है पास में, जाके मिस जिसके, नहीं मिस नहीं, घाम मिस धूप होता है, चांदनी मिस चांदनी रात, अताय मिस उसको, उसको। बात वही उसी का अर्थ है, यहां भी नीचे भी होगा। देखिएगा शब्द का, देखिए दोहरा हुआ है कि नहीं, शब्द का दोनों तरफ दोहरा हुआ है कि नहीं, देखिएगा तो ये शब्द का दोहरा हुआ है, और देखिए वाक्य का भी दोहरा हुआ है, वाक्य का दोहरा हुआ है, इसलिए यहां पर लाटानुप्रास है। लेकिन यहां पर देखना ये बात है कि आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि कैसे ये लाटानुप्रास हो गया। ठीक है ना। तो देखिएगा, हम बस कामा लगाएंगे, भाव चेंज हो जाएगा। पिय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताय, अब पिय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताय। अर्थात ये जो है एक नायिका का वर्णन किया गया है, किसका? नायिका का। और इसमें कहा गया कि पिय निकट जाके नहीं, जिस प्रेमिका का प्रेमी उसके पास नहीं है, घाम चांदनी ताय, उसको चांदनी रात भी धूप के समान लग रही है। जिस प्रेमिका का प्रेमी उसके पास नहीं है, देखिएगा नहीं है, उसको चांदनी रात भी, ताइमिस उसको चांदनी रात भी धूप के समान लग रहा है। गजब की नायिका है कि चांदनी रात में भी धूप लग रहा है उसको। और यहां देखिएगा, यहां नहीं क्या लगाएंगे, यहां लगा देंगे जाके।
यानी जिस प्रेमिका का प्रेमी निकट में पास जाके उसके पास है, जिस प्रेमिका का प्रेमी उसके पास है, नहीं घाम, उसको धूप नहीं, अर्थात धूप में भी चांदनी रात लग रहा है। क्या लग रहा है? चांदनी रात लग रहा है। एकदम टिमटिमाती धूप, खड़ी दोपहरिया में भी उसको चांदनी रात लग रहा है। अर्थात जिस प्रेमिका का प्रेमी उसके पास है, अगर वह धूप है, खड़ी दोपहरिया एकदम 12 बजे दोपहरिया में भी उसको चांदनी रात लग रहा है। गजब की नायिका है भैया ना। देखिएगा, बस यहां हमने नहीं लगा दिया, यहां नहीं लगा दिया। इसका अर्थ देखिए यह है, इसमें बात वही, अर्थ वही है, लेकिन थोड़ा सा कामा लगा देने से उसका भाव बदल जा रहा है। इसमें जिस प्रेमिका का प्रेमी उसके पास नहीं है, उसे चांदनी रात भी धूप के समान लग रहा है, और जिस प्रेमिका का प्रेमी उसके पास है, उसे धूप भी क्या लग रहा है? चांदनी रात लग रहा है ना। तो लाटानुप्रास यहां समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाटानुप्रास के बाद श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास ठीक है। देखिएगा, जो श्रुत्यानुप्रास है, इसकी परिभाषा यही है, जहां किसी काव्य में, काव्य पंक्ति में एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही स्थान से की बात कर रहा है, ये स्थान की बात कर रहा है। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है, आवृत्ति, वहाँ क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। एक ही स्थान, आप लोग वर्णमाला में पढ़े होंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। मान लीजिए ये क वर्ग हो गया, ये क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, और ये त वर्ग, त वर्ग, और ये प वर्ग। ठीक है ना। देखिएगा, ये कहाँ से उच्चारित, क वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से, और च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, और त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। ठीक है ना। बस यही देखना है कि कौन सा जो पंक्ति है उसमें कौन से वर्ग का उच्चारित होने वाला वर्ण आ रहे हैं, आवृत्ति हो रही है। देखिए, ये क वर्ग है, कंठ से उच्चारित होता है। ये च वर्ग जो है
तालु से, ये ट वर्ग मूर्धा से, ये त वर्ग दंत से और ये प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो लेकिन यहाँ वर्णों की होने वाले वर्णों की, ये वर्ण है वर्णों की ना, वर्णों की आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब देखिए क्या, किताब में थोड़ा सा ये देखिए केवल आवृत्ति दिया है, लेकिन यहाँ आवृत्ति के ठीक पहले लगातार होनी चाहिए। क्या? लगातार, लगातार होनी चाहिए। वर्णों की आवृत्ति जो है लगातार होनी चाहिए, तभी हो पाएगा श्रुत्यानुप्रास ना, लेकिन किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लगातार होनी चाहिए वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की लगातार आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, जैसे दिनांत था, थे, दीननाथ, डूबते, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि कहां से उच्चारित हो रहे हैं लोग, किस जगह से उच्चारित हो रहे हैं। देखिएगा यहां पर द कहां से उच्चारित होता है, द, त थ द ध न, त थ द ध न, यहां त है, त थ द दंत से। देखिएगा द जो है कहां से उच्चारित हो रहा है, दंत से। न दंत से, फिर न दंत से, त दंत से, थ दंत से, थ दंत से, द दंत से, न दंत से, न दंत से, थ दंत से, ये लोग ठीक। देखिए कि लगातार एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हुई है कि नहीं, एक ही स्थान से उच्चारित हो रहे हैं कि नहीं, ये लोग हो रहा है ना। यही कह रहा है परिभाषा की एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति, लगातार आवृत्ति होनी चाहिए। दिनांता थे, दिननाथ, डूबते, देखिए दंत से सभी वर्ण जो है दंत से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है ना। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होगी यहां पर, चाहे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कहीं न कहीं एक ही स्थान से उच्चारित होंगे ये लोग, ठीक है ना। आइए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग हैं, अगला उदाहरण, इसी का अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिएगा लिख दे रहे हैं इसी जगह, तुलसीदास सीदति निस्दिन, ठीक है, निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर कैसे हुआ है, तुलसीदास सीदति निस्दिन। देखिए त कहां से उच्चारित हो रहा है, दंत से, ल दंत से, स दंत से, द दंत से, स दंत से, स दंत से, द दंत से, त दंत से, न दंत से, श दंत से, द दंत से और न दंत से, ठीक है ना। ये पहला उदाहरण है और ये दूसरा उदाहरण है। देखिए जैसे एकदम परिभाषा कर रहा है उसी तरह देखिए उच्चारित हो रहे हैं लोग। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जब वर्णों की आवृत्ति होगी वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। देखिए लोग एक ही स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, एक ही स्थान से उच्चारित हो रहे हैं ना। देखिए तो सब लोग एक ही स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। आइए देखते हैं अगला
लास्ट है अंत्यानुप्रास। क्या? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। इसकी परिभाषा है जहां किसी काव्य में जहां किसी काव्य पंक्ति में वर्ण काव्य पंक्ति के अंत में काव्य पंक्ति के अंत में वर्ण या अक्षर की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी काव्य पंक्ति के अंत में वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होगा। ठीक है ना। वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होगा। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर मेरे प्रियवर मेरे सहचर। ठीक है ना। ये परिभाषा है अंत्यानुप्रास का। प्रश्न यही है, देखिएगा उदाहरण यही है कि मेरे मन के मित मनोहर मेरे प्रियवर मेरे सहचर। देखिएगा परिभाषा यही कह रहा है, पंक्ति के अंत में अंतिम वर्ण अक्षर की आवृत्ति होगा। देखिए अंत में क्या आया है, इसके अंत में क्या है, र है, और इसके अंत में क्या है, र है। दोनों की आवृत्ति हुआ है कि नहीं? या इन लोगों के अंत में जैसे तुकबंदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुकबंदी। तुकबंदी अर्थात जो पहले लाइन का जो वर्ण है दूसरे का तुक मिलना चाहिए। दोनों का देखे तुक मिल रहा है, तुकबंदी भी होना चाहिए। अगर ये नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बस तुकबंदी देख लीजिए, तभी बता दीजिएगा कि अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास अंत में ये लोग आएंगे, लास्ट में ये वर्ण आते हैं। जब तुकबंदी मिलता है, अगर इन लोगों का तुक मिलता है तो समझ लीजिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। ठीक है ना। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। दूसरा उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है ना। इसमें देखिएगा जो अंत में आया है, अंत में, इसके अंत में क्या आया है, इसके अंत में क्या आया देखिएगा, लो आया है, और इसके अंत में लो आया है। ठीक है ना। दोनों का तुकबंदी मिल रहा है कि नहीं? तुक मिल रहा है कि नहीं?
ठीक। और दोनों में देखिएगा अंत में वर्ण या अक्षर की क्या है, आवृत्ति हुई कि नहीं है, हुई है ना। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत अंत्यानुप्रास, इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है कि अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद हो गए। पहला था छेका, दूसरा वृत्त्या, तीसरा लाटा, चौथा श्रुत्या और पांचवा अंत्यानुप्रास। तो आज जो है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हो गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।